गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे भाई क्लास। एक बार आ जाओ आप लोग, बताओ मुझे क्लास शो हो रही है नहीं हो रही है। देखिएगा एक बार। चल रही है, सब कुछ बढ़िया है, ओके। चलें, शुरू करें आगे कहानी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आ जाइए। ओके। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्लास क्यों लेट है? यार रोहित, थोड़ा सा ऑफलाइन के चक्कर में हम लोग व्यस्त हैं, हालांकि वो अब मैनेज हो जाएगा। आगे से जो है कोशिश है कि चीज़ें जो है सेटल्ड वे में चलें। तो कभी कभी होता है, बस मेरा ऑफ करने का मन नहीं होता अब। तो मैं छुट्टी नहीं करना चाहती थी उस चक्कर में, और 7 बजे मैं 7:30 ले नहीं पा रही थी। तो बस किसी तरह से जो है अभी, ये भी अभी भी हम थोड़ा सा लेट ही हैं। तो लेकिन क्लास का होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो आप रिकॉर्डेड भी देख लेंगे, लेकिन क्लासेस जितनी हों उतना बेहतर ही है। नुकसान उसका कुछ नहीं होता, क्लास होनी ही चाहिए, तभी जा कर के चीज़ें टच में रहेंगी, पकड़ में रहेंगी। रिवीजन भी आप तभी करते रह पाएंगे। बात सही है या नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या अगर इस बात को समझने में किसी को भी हो रही है? वैसे तो कोई बात ऐसी हमने बहुत गहन की नहीं है कि जिसको समझने में समस्या हो। नहीं नहीं, अगर आप एक किसी भी, अगर आप कंप्लीट बैच में, चाहे वो ईएमआरएस का हो, डी2एस बी का हो, केवीएस का हो, तो आपको कभी भी पेडागोजी स्पेशल अलग से नहीं लेना लेना चाहिए, क्योंकि आप कंप्लीट बैच में हैं। है ना? जिसको बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने, सिर्फ पेडागोजी पढ़नी है, उसके लिए पेडागोजी स्पेशल बनाए गए हैं। समझ रहे हो? चलिए शिवानी, बहुत बढ़िया। एकदम सफिशिएंट चीजें मिलेंगी सुमन, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। बस प्रीवियस ईयर को साथ में लगाना है, दैट्स इट। उसमें भी मैं क्वेश्चंस आपको करा के चल रही हूँ बीच बीच में। ये आपको पता ही होगा, लास्ट सेशन में हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था। होलिस्टिक असेसमेंट की बात जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करती है। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड या 360 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए। यानी बच्चा स्वयं का खुद भी आकलन करे, बच्चे के यार दोस्त भी उसका आकलन करें, और टीचर भी उसका आकलन करे। तो ये क्या बन जाएगा? 360 डिग्री असेसमेंट हो जाएगा। बात सही है नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? क्या कह रहे हो शरत? मैं शरत की बात पढ़ लूँ, कुछ तो कह रहे हैं। आईसीटी का क्लास क्यों नहीं हुआ? आप प्रियंका, शांति से पढ़ते जाइए। मेरी जिम्मेदारी है मुझे कौन सी क्लास कब करानी है, किस बैच में करानी है ना? ये आपकी कहती थोड़ी हो जाएगा कि आपने कहा आईसीटी होना था, कहा था मैंने कि मैं आईसीटी कराऊंगी। सिलेबस में होगा, ऑफ कोर्स होगा, लेकिन अपने तरीके से होगा ना वो। ये कोई बात थोड़ी है कि आईसीटी क्यों नहीं कराया, है ना? यू कांट क्वेश्चन पीपल लाइक दिस। ओके, हम मेरा मैम एक ही बार में वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए एक ही बार में, इतना रिकॉर्डेड वीडियो वो ज़रूरी है ना? वो आपको एक्स्ट्रा में पढ़ने के लिए ज़रूरी है। जो कुछ बैचेस में मैं डलवाया है रिकॉर्डेड, तो वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए लाइव नहीं कराया जा रहा। लेकिन वो एक्स्ट्रा में पढ़ना है, तो वो ज़रूरी है। इसीलिए तो ऑनलाइन का फ़ायदा ये है कि आप चाहे लाइव क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, है ना? रिकॉर्डेड ज़रूर देखिए। वैसे तो प्रायोरिटी पे होना चाहिए कि आप लाइव क्लास जो है क्या कर पाएँ, देख पाएँ या अटेंड कर पाएँ। जी, इम्तियाज़। ठीक है? टाइम आपका वही है 7:30। ये किसी-किसी दिन कभी-कभी एक्सेप्शन होता है कि मैं 7:30 मान लो क्लास नहीं ले पा रही हूँ, तो 9 बजे लगवा दी। ऑफ नहीं करना होगा, क्योंकि नहीं तो फिर छुट्टी होगी उस दिन। तो छुट्टी भी करना कोई ऐसी बात नहीं है, छुट्टियाँ भी होती हैं कभी-कभी, बट मैं चाहती नहीं हूँ कि वो छुट्टियाँ हम करें, है ना? इट्स एनी डे बेटर कि लेट हो जाए बट क्लास हो। कभी-कभार मजबूरी में लेनी पड़ती है, वो एक अलग बात है। अच्छा, हमने इसकी बात कर ली थी कि 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए, 360 डिग्री वाला बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड जो आपका रिज़ल्ट है वो ऐसे बने। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या? एक और चीज़ गवर्नमेंट लेकर के आती है, जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर क्या कहते हैं, एक नेशनल लेवल पे असेसमेंट का सिस्टम। यानी आकलन के लिए असेस कैसे करें बच्चे को, टेस्ट कैसे करें, इसके लिए नेशनल लेवल एजेंसी बनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं परख। ठीक है? तो शिक्षक पर्व, एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स हुए। शिक्षक पर्व के तहत कि भाई क्या हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चेंज करें, जिसमें परख एक महत्वपूर्ण चीज है। कि परख यानी इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी परफॉर्मेंस का आकलन करना, अभी हिंदी में भी समझेंगे, आज हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इक्विपिंग स्टूडेंट्स विद 21st सेंचुरी स्किल्स, 21वीं शताब्दी के कुछ कौशल हैं, जैसे कम्युनिकेशन, जैसे डिजिटल लिटरेसी, कि आपको कंप्यूटर चलाना आता हो, पीपीटी बनानी आती हो, बेसिक इंटरनेट से संबंधित जो चीजें, एजुकेशनल टूल्स, एप्स, वो सब यूज करने आते हो, है ना? ये सब क्या है? 21वीं शताब्दी के कौशल हैं, कि हर एक शताब्दी में जो है आपके सामने कुछ स्किल्स होती हैं जो उस सेंचुरी में नीडेड होती हैं।
कि भाई अगर आप आज से 100 साल पहले थे, 50 साल पहले थे, तो आपको बैलगाड़ी चलाना आना चाहिए। अगर आप एक किसान हैं, गाँव में रहते हैं, तो सर्टेन चीज़ें आनी चाहिए, है ना? फाइल में फाइलिंग करनी आनी चाहिए। आप एक दरोगा हैं, आप एक सिपाही हैं, तो आपको अगर रिपोर्ट लिखनी आनी चाहिए, व्हाटएवर व्हाटएवर, है ना? हिंदी में लिखनी आनी चाहिए। अब क्या है, अब सारी चीज़ें डिजिटलाइज़्ड हो गई, तो ये वाली स्किल्स आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन और भी कई सारी स्किल्स हैं, ठीक? तो ऐसे ही एक नेशनल लेवल एजेंसी लेकर के आए परख। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में परख सिस्टम की बात करती है। परख जो है शॉर्ट फॉर्म है ना? कितने लेटर्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6। तो ये हर एक लेटर का ये एक्रोनिम है बेसिकली। परख किसका एक्रोनिम है? शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है? पी फॉर परफॉर्मेंस, ए फॉर असेसमेंट, है ना? यहाँ इसको हम अलग से भी लिख लेते हैं ताकि याद रहे हमें कि कहना क्या चाहते हैं। परख, PARAKH, परख। बात सही है? PARAKH। तो जब हम बात परख की कर रहे हैं, तो ये परफॉर्मेंस, पी फॉर परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन, परफॉर्मेंस, असेसमेंट, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ नॉलेज यानी कितना जानता है बच्चा, एनालिसिस ऑफ, के फॉर नॉलेज, एच फॉर होलिस्टिकली होगा या फिर हाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। बात सही है या नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी समस्या? ठीक, यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट यानी बच्चे की परफॉर्मेंस का, उसके प्रदर्शन का आकलन, प्रदर्शन मूल्यांकन कह लीजिए या प्रदर्शन आकलन कह लीजिए। रिव्यू यानी समीक्षा, एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज हिंदी में यहाँ आप पढ़ सकते हैं, एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। इसको ऐसे देख सकते हैं, प्रदर्शन मूल्यांकन यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट, बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, कितने स्केल पे कितने नंबर आए, वॉट। समीक्षा यानी रिव्यू किया जाएगा कैसे उसने चीजें सीखी हैं, एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण, जो नॉलेज है उसकी होलिस्टिकली, उसका दिल दिमाग इमोशंस यानी फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल, ये सब जो है उसको चीजें समझ में आनी चाहिए। बात सही है नहीं है? बात सही। क्लास रुक गई? रुकनी तो नहीं चाहिए, रुकनी तो नहीं चाहिए। चलिए, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी है इस बात को समझने में? क्लियर है इतनी बात? चलिए, कोई बात नहीं दीपिका, ठीक हो जाएगा। कोल्ड एंड फीवर हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये जीवन है, इसमें सब चलता है ना? 15 चीजें और मेरे भी साथ में हो रही होंगी जो अच्छी नहीं लग रही होंगी, बट दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। जो जरूरी है वो तो करना ही होता है, ठीक है ना? तो परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब ये अभी हिंदी में भी आपको लिखा हुआ है, फिर भी कई लोगों को होगा। प्रदर्शन मूल्यांकन या आकलन यानी बच्चे ने कैसा प्रदर्शन किया है, इसका आकलन या मूल्यांकन। प्रदर्शन आकलन, प्रदर्शन आकलन, प्रदर्शन असेसमेंट मतलब आकलन, बच्चे की परफॉर्मेंस का असेसमेंट करेगी एक बॉडी, परख जो बनाया है सरकार ने, एक एजेंसी, नेशनल लेवल टेस्टिंग एजेंसी, मतलब जांचने के लिए, है ना? तो ये एक बात है आकलन। रिव्यू समीक्षा जिसको हम कह देते हैं, ठीक है, समीक्षा। देन आपका एनालिसिस ऑफ, किसका विश्लेषण? ज्ञान का विश्लेषण। अब ये ज्ञान का विश्लेषण इन्होंने कैसे लिखा है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में जो है चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो ये पूरा मैं दोनों को मर्ज करके लिख दे रही हूँ। ज्ञान का विश्लेषण, ज्ञान का विश्लेषण, विश्लेषण, ज्ञान का विश्लेषण किसके लिए? समग्र विकास के लिए। ये हो किसके लिए रहा है? बच्चे का समग्र विकास हो। समग्र विकास मतलब उसका मेंटली भी डेवलपमेंट हो, उसका फिजिकली भी डेवलपमेंट हो, उसका इमोशनली भी डेवलपमेंट हो, सोशली भी, समाज में भी वो एक सही इंसान बन सके। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास के लिए। इतनी बात क्लियर है? ये परख की फुल फॉर्म है जो आपको पता होनी ही चाहिए। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हो।
हाँ, हो जाएगी वो भी सौरभ। पूछने पर कुछ नहीं बताते रोहित कह रहे हैं। ठीक समझ रहे हो आप रोहित। या तो टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछो मेरी क्लास में या लास्ट में पूछो, नहीं तो टॉपिक भी मिस होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। गिफ्टेड है यार शर्ट, क्यों परेशान हो रहे हो शर्ट को लेके? मुझे इतनी पड़ी नहीं होती है। चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। ठीक है इतनी बात, आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए, तो एक बॉडी बनाई गई जो ये देखेगी कि बच्चे के प्रदर्शन का मूल्यांकन हो, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण आप कर सकें। ये काम परख का है, एक एनालिसिस का या असेसमेंट का, आकलन का एक पैमाना है जो एनसीईआरटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिलकर के इस पे काम कर रहे हैं। अब अगर हम देखें तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो 360 डिग्री समग्र प्रोग्रेस कार्ड, तो एक जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जो बच्चे का रिजल्ट आप साल के एंड में देते हैं ना, तो वो समग्र बनना चाहिए। समग्र प्रगति कार्ड है वो एक तरह से। समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड आप इसको कह सकते हैं, या 360 डिग्री असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड आप कह सकते हैं। असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड आप कह सकते हैं। स्टूडेंट्स विल बी इवेल्युएटेड ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, यानी जो बच्चे हैं उनका आकलन, उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। मतलब 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में क्या है, आपने बच्चे के दिमाग को भी जज किया पेपर लेकर के, या असेस किया, जज करना भी गलत चीज होगी। तो अब वो 360 डिग्री में कॉग्निटिव भी है, अफेक्टिव भी है। ये तीन डोमेन है जिनकी बात बीएस ब्लूम ने अपनी टेक्सोनॉमी में भी की है, जो हम आगे चल कर करेंगे। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन, इतनी बात हमें पता है या कोई दिक्कत हो रही है? कोई भी दिक्कत अगर किसी को भी समझने में हो रही है तो आप बता दीजिए, कोई बात नहीं, हो जाएंगे वो भी। और बताओ। ठीक है, ये भी ऐसे यहाँ टाई लगा लेती हूँ, एकदम चंपू बन जाती हूँ। देखो एक बार, अरे कोई नहीं प्रियंका, हिंदी में भी तो चल रहे हैं साथ साथ, काहे टेंशन लेते हो? हर्ष, गौरव, आ जाओ फटाफट से। अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की, तो हम बच्चे का कॉग्निटिव डोमेन में भी जांच रहे हैं उसको, या मैं कहूँ संज्ञानात्मक पक्ष में, संज्ञानात्मक पक्ष में भी आप जांच रहे हैं, संज्ञानात्मक पक्ष। फिर अगर हम बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन की, जिसको हम कहते हैं संवेगात्मक पक्ष, यानी इमोशंस को भी बच्चे के, वो किस किस चीज में उसका दिल लगता है, मन लगता है पढ़ने में, कौन से टॉपिक्स में उसका इंटरेस्ट है, किस फील्ड में वो अच्छा कर सकता है ना? हो सकता है एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा करने के लिए बना हो, आप जबरदस्ती पर विराट कोहली को अगर मैथ से पढ़ाते रहते तो वो कुछ भी नहीं बनते, ना विराट कोहली बनते ना कोई मैथमेटिशियन बन जाते। ठीक है ना? तो संवेगात्मक पक्ष भी आपको देखना है कि बच्चे का मन कैसे लगेगा, जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, और दूसरा वो सच में किस चीज में इंटरेस्टेड है सीखने में। बात सही है? फिर आता है साइकोमोटर डोमेन, जिसको हम गत्यात्मक पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? गत्यात्मक पक्ष। गत्यात्मक पक्ष, सही है बात? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को समझने में यदि हो रही है तो आप बता सकते हैं। तो गत्यात्मक पक्ष, ठीक है। तो कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पक्ष, बच्चे का दिमाग, हेड, हैंड और हार्ट भी कहते हैं इसको। हेड यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी काम दिमाग से होने हैं, क्या आप वो पेपर पेंसिल टेस्ट के थ्रू या जैसे भी एक्टिविटी करा के जांच पा रहे हो या नहीं? ये हुआ कॉग्निटिव पक्ष। तो ये रिपोर्ट कार्ड में होना चाहिए कि सिर्फ नंबर नंबर मत लिखो, वो बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा है, वो जैसे टीचर का असेसमेंट, पीयर का असेसमेंट यानी साथियों का असेसमेंट, और खुद का असेसमेंट, तो ये तीनों चीजें मिलकर के एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगी, जिसमें बच्चे का कॉग्निटिव पक्ष भी जांचा जा रहा है कि वो सोचता कैसे है, उसकी कैलकुलेशन से लेके जो भी दिमाग के काम है, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी सोचना, समझना, तर्क करना, कल्पना करना, इमेजिन करना, मेमोरी जो याद रखने की क्षमता है, ये सब दिमाग से ही संबंधित चीजें। डिसीजन मेकिंग, कि बच्चा मान लो स्पोर्ट्स भी खेल रहा है, वहां डिसीजन मेकिंग कैसी है, निर्णय लेने की क्षमता जिसको हम कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं का समाधान कैसे करता है। ठीक है ना? क्लियर है?
तो ये हेड यानी दिमाग भी उसका इन्वॉल्व होना चाहिए, उस चीज का भी आप आकलन कर रहे हो एक होलिस्टिक असेसमेंट कार्ड में या रिपोर्ट कार्ड में, जो चहुमुखी है, जिसमें दिल, दिमाग, फिजिकल एक्टिविटी सब जो है इन्वॉल्व है। कैप इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है बिल्कुल। और ये तीनों डोमेन जो है, एक व्यक्ति हैं बीएस ब्लूम, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, उन्होंने ये दिए हैं। उनकी अलग से एक टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण है, जिसको यहाँ पे 360 डिग्री असेसमेंट कार्ड में यूज किया जा रहा है, या होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में इन तीनों डोमेन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ठीक है, तो संज्ञानात्मक पक्ष यानी हेड, संवेगात्मक उसके इमोशंस बच्चे के यानी हार्ट, दिल से भी तो जोड़ना है आपको चीजों को, और समझना भी है कि वो क्या चाह रहा है। ठीक है, वो थ्री इडियट्स में आपने देखा है कि वो जो कौन सा बंदा है, आर माधवन का जो कैरेक्टर है, वो जाकर के अपने पिताजी को कहता है कि नहीं मुझे तो जो है 50,000 भी, 50,000 नहीं, वो कि मैं कम कमाऊंगा, छोटा घर होगा, छोटी गाड़ी होगी, बट मैं खुश होऊंगा, मुझे ये कैमरा करने दीजिए, इंजीनियरिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो अफेक्टिव डोमेन है, हार्ट का डोमेन है, कि आप अच्छा करेंगे ही नहीं यदि आपको, आपका मन वहां नहीं है। आप क्लास में बिठा सकता है कोई आपको, कहा जाता है ना कि आप प्यासे को कुएं के पास तक लेके जा सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते हैं। उसका रीजन है कि उसका हार्ट अगर नहीं होगा सही प्लेस पे, तो नहीं होगी बात। साइकोमोटर यानी गत्यात्मक पक्ष की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका हैंड यानी एक्टिविटी से संबंधित है। ठीक है, इतनी बात। तो ये 3H की शिक्षा गांधी जी भी इसको कहते थे, बस अलग शब्दों में। तो ये वैसी सी बात है, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को समझ करके क्लियर करना होता है, नहीं तो हम भटक जाएंगे अगर हम सिर्फ रट लेंगे। ऐसे चीजों को कनेक्ट करना ही अच्छे टीचर का काम है। सत्यम कह रहे हैं मन वन कुछ नहीं होता, एज माई प्रोफेसर सेड। देखिए ये ना जीवन में कुछ लोग बिटर हो जाते हैं कई बार, या तो ये बात वहां से आ रही होती है कि क्योंकि मान लीजिए हमारे, मेरे जीवन में किसी ने, मैं अपने एग्जांपल में नहीं कह रही हूँ, एक इन जनरल किसी की भी इंसान की बात हो रही है, अगर आपके इमोशंस का ध्यान आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी एक्टिविटीज में आपको कोई चॉइस नहीं लेने दी गई, तो आप दो तरह से बनेंगे। एक तो ये कि आप चाहेंगे कल को मेरे बच्चे या जो भी मेरे दोस्त हों, स्टूडेंट्स हों, वो जो चाहते हैं वो कर पाए। दूसरा, आप बिटर बन जाएंगे कि आप चाहेंगे मुझे तो मिला नहीं है, ये वैसा ही है वो जो सास बहू वाली कहानी देश भर में चलती है कि अच्छा हमें तो ये आज़ादी मिली नहीं थी, इनको कैसे दे दें। तो वो दूसरा पहलू भी है एक, कि कुछ लोग जिनके मन का खुद नहीं हो पाया कभी जीवन में, जिन्होंने पूरा जीवन मन मार के ही जिया है बस, तो वो यही कहेंगे फिर। हालांकि लाइफ में हर जगह आप मन नहीं लगा सकते, कई बार मन नहीं भी होता, बट लार्जली आपको वही करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज आप विकसित कर सकें, जहां आप मेहनत कर सकें दिल लगा करके। तो वो एक सेटिस्फेक्शन, एक सुकून रहता है। मैंने मन का काम किया है, मुझे पता है। लाइफ बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है, कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, सब कुछ है, हर दिन मन किसी चीज में नहीं लगता सबका, लेकिन आप बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं जब आप मन का करते हैं। ऐसा नहीं कि वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। तो ऐसे लोगों की बात तो बिल्कुल ना सुने, जो आपको सिर्फ विद मैं ये बात मैं तब कह रही हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू ऑल द प्रोफेसर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, एवरीबडी, बट जीवन अपनी शर्तों में जीने की कोशिश कीजिए, ज्यादा सुकून रहता है। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे लिए तो ये वर्क करता है। चलिए, इतनी बात क्लियर है। ऑफलाइन बैच जल्दी बताएंगे आपको। तो अगर हम देखें कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन, ये तीन डोमेन है, संज्ञानात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और गत्यात्मक पक्ष। इन तीनों को जोड़ करके रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड कब बनेगा? जब आप ये सिखा भी रहे होंगे, जब ये एक्टिविटीज में भी झलक रहा होगा, थ्रू आउट द ईयर आप बच्चों को प्रैक्टिस भी करा रहे होंगे, है ना, उनको खेलने कूदने, पढ़ने लिखने, इन सब का मौका भी दे रहे होंगे। बात सही है या नहीं है? इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में यदि हो तो आप बता सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट शुड द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड प्रपोज्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिफ्लेक्ट, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र जो है, उसको क्या दर्शाना चाहिए? यानी ये जो आपका होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, ये क्या दर्शाए, इसके अंदर होगा क्या क्या, ये पूछा। अभी तो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है ना। और देखिए, मन का सुनने की आजादी कई बार सबके पास नहीं होती है, सबकी परिस्थितियां अलग हैं, फिर हर व्यक्ति अलग है। मैं तो आपको वही कहूंगी ना जो मेरा एक्सपीरियंस है या मेरा देखने का नजरिया है, तो आपको अपनी सुननी चाहिए। मतलब सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, वो वाली बात है। बी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, चलिए उसको भी समझते हैं। आप ये पढ़ते जाएं अभी फरहान, आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर सारे एक साथ यहीं बैच में, डी प्लस बी की अगर आप बात कर रहे हैं तो। बी ऑप्शन इज करेक्ट, सारे लोग यही कह रहे हैं। चलिए देखते हैं।
व्हाट शुड बी द होलिस्टिक 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड या मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी, यानी मल्टी डायमेंशनल का सिंपल मतलब यही है, इसको आप मल्टी डायमेंशनल कह सकते हैं। देखिए शब्दों के साथ खेल होता है और कुछ नहीं है। ये क्या है, मल्टी डायमेंशनली तो है, ये तीनों मिलकर के क्या है, ये तीन आयाम हैं, तीन डायमेंशंस हैं कि संज्ञानात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और गत्यात्मक पक्ष। यानी कॉग्निटिव आपका हेड, थिंकिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जितने काम भी दिमाग से हो रहे हैं, आपके इमोशंस, आपका फिजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व हो या कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, तो ये तीनों मिलकर के क्या बन गया, ये मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड बन गया, क्योंकि कई सारे डायमेंशंस हैं। मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड आप तैयार करेंगे जिसमें ये तीनों पहलुओं को जांचेंगे आप। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए देख लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद द मार्क्स अक्रॉस द स्टेट, यानी विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दूसरे प्रदर्शनों में विद्यार्थियों से के अंकों से तुलना करना। यानी पूरे स्टेट में जितने भी बच्चे हैं उनकी सबका कंपैरिजन करो कि इसके नंबर इससे ज्यादा हैं, इसके इससे कम है। ये नहीं करना है, आपको खुद से कंपैरिजन करना है। वो बात अलग है, हमारे यहाँ हम स्टेट टॉपर्स को ही जो है बढ़ावा देते हैं, है ना, बट वो दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, कि आप खुद से कंपैरिजन करें, दूसरों से ना करें। पेडागोजी में हम यही सिखाते हैं कि विद्यार्थियों के जो प्रदर्शन है दूसरे बच्चों से उनके प्रदर्शन की तुलना नहीं करनी है। ये नहीं कह रहा है मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड। प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, यानी जो प्रोग्रेस है बच्चों की वो मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर होनी चाहिए। जैसे कॉग्निटिवली वो क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं संज्ञानात्मक पहलुओं में, अफेक्टिव यानी उनका जो इमोशंस हैं वो, और साइकोमोटर डोमेन्स, इन तीनों में आपको जांचना है विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। हाँ बिल्कुल दीपिका, वो भी करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, विद्यार्थियों की प्रोग्रेस किसमें, संज्ञानात्मक पहलू में, भावनात्मक पहलू में एवं मनोगत्यात्मक पहलू में वो प्रगति को देखना है। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ द स्टूडेंट इन एन 8 पॉइंट ग्रेड स्केल एज पर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक पहलू यानी दिमाग की क्षमताओं को ही मापिए बस एक 8 पॉइंट के स्केल पे, जी नहीं, सारे पहलू देखने, तभी कहलाएगा मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी। प्रॉब्लम एरियाज इन द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन दैट द पेरेंट्स नीड टू वर्क अपॉन, ये माँ बाप को क्या काम करना है, फलाने को क्या काम करना है, दुनिया को क्या काम करना है, नहीं, एज अ टीचर आपको देखना है आपको और बच्चे को साथ में मिलकर के क्या काम करना है, ना कि बाकी सब में कमियां निकालनी है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ये हमने मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड की बात की है। एक क्वेश्चन इस पे जनरली जहां भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है पूछ लिया जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से कोई भारी सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन आप जब ये छोटी छोटी बातें मिस कर देते हैं तो आपके सवाल फिर गलत हो जाते हैं। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, रिडक्शन इन करिकुलम कंटेंट टू एनहेंस इसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये बात शायद हमने लास्ट क्लास में भी की होगी कि पाठ्यचर्या में कमी, रिडक्शन, पाठ्यचर्या जो कंटेंट है, जो चैप्टर्स हैं उनमें कमी, टू एनहेंस इसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जिससे किस चीज को बढ़ावा मिल सके, जो इसेंशियल लर्निंग है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पे ज्यादा जोर हो। सिलेबस बहुत बड़ा ना हो, करिकुलम बहुत बड़ा ना हो, उसको थोड़ा छोटा करो। जैसे अभी सिलेबस कम हुआ है, एनसीईआरटी की किताबों में चैप्टर्स हटाए गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट की चैप्टर्स रहने चाहिए करिकुलम में, जिससे कि बच्चे का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस एज के हिसाब से, उस समय काल में उन पे ध्यान ज्यादा हो। दूसरा, वो क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट हो, यानी उनको हर पहलू से वो पढ़ सके उन टॉपिक्स को जो संख्या में बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो प्रमोट हो, यानी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिल सके, जो कि 21st सेंचुरी स्किल्स में आता है। क्रिटिकल थिंकिंग आज के समय की बहुत बहुत बेहद महत्वपूर्ण चीज है। यानी समालोचनात्मक चिंतन क्या है, आप हर पहलू में चीजों को देख पाए। जैसे किसी ने कहा अभी कि नहीं, मेरे प्रोफेसर ने तो कहा कि जो है मन मन कुछ नहीं होता, तो ये जस्ट एक पहलू है। शायद ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, ना ही पूरी तरह से गलत है, इसमें आपको संदर्भ कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। तो ये जो बात है पूरी, रिडक्शन इन करिकुलम कंटेंट टू एनहेंस इसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आपको एनहेंस करना है इसेंशियल लर्निंग यानी जो महत्वपूर्ण अधिगम की चीजें हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक चिंतन को, कि हर एक पहलू में चीजों को देखना, फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है ना, लॉजिक लगा करके हर एक पहलू से देखना किसी चीज को, ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए क्या हो कि समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिल सके, इंपॉर्टेंट चीजों पे ज्यादा जोर हो सिलेबस में, लर्निंग विदाउट बर्डन हो सके। रिडक्शन किया गया करिकुलम में, चैप्टर्स में, सिलेबस में, एक्टिविटीज में, उनको घटाया गया कि
कम पढ़ लो, जैसे हम बैच में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम कम पढ़ रहे हैं, बट पढ़ने के लिए तो पूरा संसार पड़ा हुआ है। आप पेडागोजी में जिस टॉपिक में जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही 120 पेज का पीडीएफ है जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, तो 120 रट लीजिए आप बैठ करके। लेकिन क्या कर रहे हैं हम, की पॉइंट्स उठा रहे हैं, इसेंशियल पॉइंट्स उठा रहे हैं जो जरूरी है हमारे लिए। और ये जब पूरा हम कर लेंगे चैप्टर, फिर मैं आपको रिवीजन भी साथ में करा दूंगी कि ये पॉइंट्स थे जो बहुत जरूरी थे, हालांकि हम जरूरी चीजें ही कर रहे हैं इसमें। तो क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग आप हर पहलू से सोच पाए, चिंतन कर पाए किसी चीज पे। जस्ट नॉट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, क्रिटिकल थिंकिंग जस्ट प्रैक्टिस नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग है कि आप अपने इमोशंस, बायस अपना, कि मुझे जो पसंद है उस चीज को मैं जोड़ दूं, है ना, कि आपको जो इंसान सही लगता है उसकी गलत चीजें भी सही लग रही हैं। वो लग सकती है, प्रेम में आप बायस हो सकते हैं, बट आपको समझ में तो आना चाहिए कि हाँ भाई ये गलत है। मतलब आप चीजों को तर्कपूर्ण ढंग से देख पाए, लॉजिकली देख पाए, लॉजिक से असेस कर पाए, बिना अपने इमोशनल बायस को लेकर खुद को हटा के थोड़ा सा देख पाए, हर पहलू से देख पाए किसी सिचुएशन को, कि अच्छा इसमें एक पक्ष ये भी है, अच्छा इसमें एक पक्ष ये भी है, अच्छा इसमें एक पक्ष ये भी है। ये जस्ट ऐसा नहीं है कि मम्मी ने कह दिया अरे तुम्हारे पापा तो बड़े खराब इंसान है यार। तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा हर एक पहलू से किसी चीज को। जस्ट मजाक में एग्जांपल दे रही हूँ। तो हर एक पहलू से बच्चा क्रिटिकली देख पाए। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आता है जिसमें दिमाग ज्यादा इस्तेमाल होता है, एनालाइज करना पड़ेगा सिचुएशन को, सिंथेसाइज करना पड़ेगा, है ना। वो जो हम बात कर रहे थे अभी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की, वो है आपका बीएस ब्लूम ने दिया है। ये हम ब्लूम टेक्सोनॉमी में करेंगे। ब्लूम एक व्यक्ति थे, उन्होंने दिया है, ये अलग से भी एक चैप्टर में आता है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इन सब थियरीज पे ही तो बनती हैं ये सारी पॉलिसीज। इसीलिए तो बहुत सारे चैप्टर्स ऑब्जेक्टिवली देख पाना, एग्जैक्टली सत्यम, वस्तुनिष्ठ तरीके से आप देख पाए सिचुएशन को, मुश्किल होता है बट आदत हो जाती है कि आप तभी तो डिसीजन ले पाएंगे। तो ब्लूम की जब हम बात कर रहे हैं, तो बीएस ब्लूम की हम टेक्सोनॉमी है, ये सब थियरीज पे ही तो बनती हैं ये सारी चीजें। इसीलिए तो जो इंपॉर्टेंट की थियरीज हैं उनको अगर आप पढ़ के जाते हैं, जैसे हमने अभी फ्रॉइड और एरिक्सन किया था, कुछ बैचेस में एरिक्सन अभी होगा, नहीं हुआ है, वो उसका रीजन वही है ना। लुभांशी क्या है उसका रीजन, कि आपका बेस पेडागोजी की सोचने के तरीके में परिवर्तन आ जाए, फिर आपके सामने चाहे उस थियरी से क्वेश्चन ना आए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तब भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो कुछ स्किल्स हैं 21st सेंचुरी जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, उनमें से चुनिंदा को करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन, ये कैसे बढ़ेगी बच्चे में, उस पर भी चर्चा करेंगे। समालोचनात्मक चिंतन क्या कहता है भाई, समालोचनात्मक चिंतन फटाफट से देखते हैं। अदला बदली यानी इम्प्रॉम्प्टू डिबेट, कि एक व्यक्ति है जो प्रो है किसी चीज का, एक व्यक्ति है जो एंटी है, कि भाई ये वाला कानून सही है या गलत है, ये चीज गलत है या सही है। आपने टीवी पे डिबेट सुनी होंगी, हालांकि वो थोड़ा अटेंशन सीकिंग ज्यादा होती है न्यूज डिबेट्स, बट डिबेट जो है एक अच्छा तरीका कि आप बच्चों को अदला बदली यानी इम्प्रॉम्प्टू प्रैक्टिस डिबेट का मौका दें। कि एक बच्चा है जो दहेज के खिलाफ बोलता है, इसमें प्रो जैसा तो कुछ रहा नहीं है क्योंकि है ही प्रैक्टिस पूरी बर्बाद, लेकिन कुछ लोग तो होंगे जो समर्थन में भी होंगे, तो वो अपने विचार रखें, फिर यहाँ से ये अपने विचार रखे। एक बच्चा है जो कहता है नहीं लड़के लड़कियों को इक्वली देखा जाना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं नहीं ये वाली चीज में ऐसे होना चाहिए। तो एक को पॉजिटिव साइड में रखना है, दूसरे को नेगेटिव। नेगेटिव से मेरा मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो पक्ष में है किसी चीज के, दूसरा व्यक्ति जो विपक्ष में है, फिर इनको कहिए तुम इधर पक्ष में आके देखो और ये विपक्ष में जाके देखे, तो तुरंत सारी कहानी समझ में आ जाएगी। फिर आपको क्रिटिकली समझ में आने लगेगा जब आपको सेम चीज के बारे में पक्ष में बोलना हो और सेम चीज के बारे में विपक्ष में बोलना हो, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जागती है क्योंकि आप दोनों पहलुओं से देख पा रहे हैं चीज को। कि आपको धर्म के खिलाफ बोलना है एक तरह, कि धर्म जो है खराब चीज है, ये है वो है वॉट, एक तरफ आपको साथ में बोलना है, पक्ष में बोलना है कि नहीं यार इससे थोड़ा सा लोगों को एक डिसिप्लिन आता है, जो लोग खुद से सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो सकते उनके लिए तो अच्छा ही है। एक डिवोशन आती है ना, हैप्पी हॉर्मोन्स जनरेट होते हैं पूजा पाठ से, ये फलाना ढिमकाना, ये पॉजिटिव चीजें हैं रिलीजन की। अच्छा, त्योहार मनाने से क्या हो रहा है, मन खुश हो जा रहा है, सब मिल करके मना रहे हैं। तो ये पक्ष हो गया। विपक्ष क्या है, इतने सारी चीजें हैं जो रिलीजन, कोई भी धर्म हो, जिनकी वजह से अंधविश्वास भी प्रमोट होता है, ये भी सच ही है। कितने लोग धर्म के नाम पे क्या क्या करते हैं, तो उसका गलत प्रभाव भी होता है। तो दोनों पक्ष हैं इसके। जब आप दोनों तरफ से देख लेंगे, हर साइड से देख लेंगे किसी चीज को, तो अपने आप क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर आ जाएगी। आपको चूज क्या करना है वो एक अलग चीज है। फिर सोशल ऑर्डर बना रहता है एग्जैक्टली कोलबर्ग के अनुसार, भाई समाज में सब नियम कायदे कानून से चले रहते हैं, भगवान के नाम पे ही सही थोड़ा डर रहता है कई बार लोगों में, समझ रहे हो। तो रोल चेंजिंग का, कि एक बच्चा पक्ष में, आपकी क्लास में अंजलि और मीना है या अंजलि और राहुल हैं, तो राहुल को अंजलि की जगह रखा, राहुल को बोला बेटा तुमको जो है धर्म के पक्ष में बोलना है, अंजलि को बोला तुमको विपक्ष में बोलना है, या तुम्हारा जो मन करे चूज कर लो। फिर कहो आप दोनों साइड बदल के देखो। तो ये साइड बदलने से क्या होगा कि बच्चा बाकी साइड से भी चीज को देखने लगेगा, है ना। जब राहुल जो है अंजलि की जगह आएगा और अंजलि राहुल की जगह आएगी, तो देखने का नजरिया बदलेगा, है ना। मूवीज तो देखी है आपने,
या राज और अंजलि करना है? राहुल अंजलि करते हैं, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो अब इनको एक डिबेट में डाला इम्प्रॉम्प्टू, यानी अचानक से आपको कहा, अचानक एज इन जो भी रैंडम आपके अंदर विचार हैं कि इस बात पे बोलो पक्ष पे या इस पे विपक्ष पे बोलो, तो ये एक व्यक्ति है जो एंटी है, एक व्यक्ति है जो प्रो है, ठीक है ना? ये किसी पार्टी के हो सकता है, किसी विचार के हो सकता है, किसी भी चीज के हो सकता है कि भाई लड़कियों को भी बाहर घूमने की आजादी होनी चाहिए 9 बजे। कोई कहेगा नहीं नहीं उनके लिए सेफ नहीं है, तो वो सेफ नहीं है तो क्यों नहीं है भाई, उसका इलाज ढूंढो ना आप। तो ये क्या है, ये पक्ष और विपक्ष का के दो पहलू हैं। तो इनको जब चेंज करेंगे हम कि साइड बदल के देखो, तो अपने आप क्रिटिकल थिंकिंग जगती है, क्योंकि आप हर एक पहलू से, हर एक पक्ष से किसी चीज को देख पाते हैं। बात सही है या नहीं? चलिए, नेक्स्ट है आस्क योर सेल्फ मेड क्वेश्चंस। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनाए जाएं कि खुद से पूछो कि तुम कितनी बार ईमानदार होते हो, क्या तुम्हें जितनी मेहनत करनी चाहिए तुम कर रहे हो पढ़ाई में, या सिर्फ कोचिंग को या फलाने को या ढिकाने को जो है क्या कर रहे हो, ब्लेम करते रहे हो। खतरनाक ड्राइंग, हाँ। तो ये क्या है कि मम्मी पापा ने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, फलाना ने किया, अब जो हो गया सो हो गया, आपके हाथ में जो है उससे आपको बेस्ट बनाना है जीवन में। नहीं तो अगर आप सिर्फ दुख में यही सब सोचते रहेंगे कि हाय रे फलाना तो देखो अमीर घर में पैदा हो गया, उसका तो जीवन अपने आप बढ़िया है, होगा भाई बढ़िया, उसके अपने चैलेंजेस होंगे, आप अपने जीवन में मस्त रहिए, थोड़ा सा जीवन है जी के निकल जाएंगे, जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो करिए अपनी मेहनत से, ठीक है ना? तो ये क्या, आस्क योर सेल्फ कि खुद से पूछो कि अगर तुम्हें अकेले छोड़ दिया जाए, या तुम्हें ये चाहिए या ये चाहिए। तो ऐसे जब सवाल होते हैं तो वो व्यक्ति को अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, खुद की स्ट्रेंथ वीकनेस खुद को जानने में बेहतर बनाते हैं। और जो व्यक्ति खुद को जानता है वो बेहतर क्रिटिकल थिंकिंग कर पाता है, ठीक है ना? हाँ, वो रिकॉर्डेड है ना, धीरे धीरे देखते रहना, वो जरूरी थे टॉपिक्स। हाँ एग्जैक्टली अंजलि। चलिए नंदू क्या पूछ रहे हो मुझे नहीं पता, फिर से पूछो, किस चीज का जवाब दूं? चलिए, गोल मोल यानी आस्किंग रिडल्स, पहेलियां पूछना। बचपन में आपने सुनी होंगी, पहेलियां जब बुझाई जाती हैं तो आपका दिमाग अलग अलग रास्तों पे सोचने के लिए, अलग अलग ढंग से सोचने के लिए मजबूर होता है, ठीक है ना? ये कौन रो रहा है? राजेश कह रहे हैं आदरणीय मैम जी, आप सीडीपी के रिकॉर्डेड वीडियो या अधिकतर डलवा देते हो ऑनलाइन का, फिर क्या मतलब है? आज 6 तारीख को 12 से 13 वीडियो एक साथ डलवा दिए गए। आप लोगों को कौन सी भाषा में मैं समझाऊं कि आप बहुत बेहतर समझ पाए? लाइव क्लास है ये, मैं बता चुकी हूँ, ये हमारे बैच की बात हो रही है, अभी सारी मर्ज क्लास चल रही है, तो बाकी लोग परेशान ना हो इस चीज को देख के। वो एक्स्ट्रा में दिया जाता है आपको हमेशा, बैच कंप्लीट लाइव से ही होगा, आपके भले के लिए, कि ये 4 टॉपिक और एक्स्ट्रा पढ़ लो, सिलेबस में बेशक नहीं है, या फिर एक साथ वीओडी डलवा दी मान लो और लाइव चलेगा, किसी को जल्दी पढ़ना है, किसी का कोई और पेपर है जो पहले आ रहा है वो पढ़ लो उससे। कोई कह के नहीं मर गया है कि आपको वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। आपको लगता है आपको नहीं है जरूरत, मत पढ़ो, लाइव पढ़ो, लाइव ही कराया जाता है सिलेबस। समझ रहे हो बात को? रिकॉर्डेड वीडियो सिर्फ दो केस में होते हैं कि या तो आपके सिलेबस में कोई चीज नहीं है, बट ऐसी सिलेबस में चीज ना होते हुए भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए समझ बनाने के लिए, तो उनको रिकॉर्डेड में डलवाया जाएगा। और बाकी जो सिलेबस है पूरा वो लाइव ही चलेगा। भाई हो सकता है कुछ लोग, उन्हें तो नहीं पढ़ना, उनको तो सीटेट का पता है, प्याजे वाइगॉट्स पढ़ रखा है उन्होंने, तो उनको नहीं चाहिए लाइव में वो दोबारा, तो उन क्यों हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो इसलिए लाइव डलवाया जाएगा। दूसरा केस ये होता है कि आपको लाइव भी दे दिया और आपको रिकॉर्डेड भी दे दिया, जिसको एक साथ, जिसके पास ज्यादा समय है कि उसको 4 क्लास एक साथ देखनी है, वो उसकी मर्जी है, लाइव तो चल ही रहा है पूरा। समझ पा रहे हो बात को? ऐसे खून मत जलाया करो यार, कोई इंसान इतना बेहतर करना चाह रहा है आपके लिए, आप उल्टा ऐसी बातें कर रहे हो। चलो आ जाओ। तो अगर हम बात करें गोलमोल या रिडल्स की, यानी पहेलियां पूछने से, तो वो आपका दिमाग अलग अलग दिशाओं में सोचता है, खुलता है दिमाग उससे भी, तो वो भी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बेहतर है। गैप फिल इन, कि कोई बात है उसके बीच में गैप्स दे दिए, अब आपको फिल इन करते हैं, तो दिमाग एक्टिव होता है उससे भी, जैसे बहुत सारे ब्रेन गेम्स होते हैं, तो दिमाग तेज होता है उससे भी, अलग अलग पहलू में सोच पाएगा। पूछो तो समझें, क्रॉस क्वेश्चनिंग, आपने सामने वाले ने कुछ कहा, आपने उसका जवाब दिया, फिर आपको क्रॉस क्वेश्चन करना है उस चीज को, ठीक है ना अफरोज? मैंने होपफुली सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे। देखिएगा, इनोवेशन यानी कुछ नया इनोवेट कर पाना, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करानी चाहिए, ये दूसरी स्किल है जो 21वीं सेंचुरी स्किल्स हैं, 21वीं शताब्दी के कुछ कौशल हैं, उनमें ये एक और स्किल है। अभी हमने क्रिटिकल थिंकिंग बात की कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए, समालोचनात्मक चिंतन मतलब हर एक पहलू में चीजों को देख पाना, फैक्ट क्या है, किसी की ओपिनियन क्या है, किस एंगल से हर एक पहलू से लॉजिकली चीजों को देख पाना, वो सब जी अर्जुन क्रिटिकल थिंकिंग में आएगा। समालोचनात्मक चिंतन, आलोचना नहीं करनी है, क्वेश्चन करना है, चीजों को अलग अलग ढंग से देखना है। इनोवेशन में कुछ नया इनोवेट करना, अगर कुछ नया बना ही नहीं होता तो ये स्मार्ट बोर्ड नहीं होता, ये सामने कैमरा नहीं होता, हम लोग ऐसे लाइव क्लास ले भी ना पा रहे होते। तो किसी ने तो इनोवेशन की ना, कुछ तो नया सोचा ना, ठीक है? तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी एक
ऐसी अगर लर्निंग का मौका दोगे आप बच्चे को, प्रयोजना आधारित अधिगम कहेंगे इसको, परियोजना। यानी एक प्रोजेक्ट दिया, अच्छा तुम एक काम करो, इसका सॉल्यूशन ढूंढो, तालाब में पानी भर जाता है, डेंगू के मच्छर बहुत होते हैं गांव में जो है, डेंगू ना फैले इसके लिए क्या करें, तो 5-5 बच्चों के ग्रुप्स बना दिए। अब उनको एक प्रोजेक्ट मिला है कि इतने महीने का ये टाइम है, अब आप करो जो करना है। एग्जैक्टली ज्योति। भाई गैप फिल इन में क्या होता है, कुछ आपको यहाँ एक विचार है ये कंप्लीट करना है, बीच में क्या होगा, तो इसमें सोच दिमाग पे तो जोर पड़ेगा ही ना, तो इससे भी फिर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होती है। ये एक्टिविटीज हैं जो आप बच्चों को करा सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर बनाने के लिए, डेवलप कराने के लिए, विकसित कराने के लिए। अदला बदली यानी इम्प्रॉम्प्टू डिबेट, गोलमोल यानी रिडल्स का पूछना, क्वेश्चंस आस्क योरसेल्फ वाले क्वेश्चन खुद से पूछो कि अगर तुम्हें सारा दिन फ्री रखने को दे दिया जाए, है ना, पैसे की चिंता ना हो, किसी चीज की चिंता ना हो, तो क्या करोगे सारा दिन। तो फिर कोई कहेगा कि मैं तो बस बैठ के टीवी देखूंगी। अच्छा फिर कब तक देख लोगे टीवी, कोई कहेगा मैं तो ये करूंगी, मैं तो वो करूंगी। ठीक, चलिए, कोई दिक्कत नहीं परमेंद्र, आप भर सकते हो फॉर्म। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी परियोजना आधारित अधिगम, के बच्चों को ग्रुप में कोई एक प्रॉब्लम दे दी या एक प्रोजेक्ट दे दिया, फिर वो सॉल्व कर रहे हैं, तो वो नया इनोवेशन लेकर के आएंगे समस्या का समाधान निकालने के लिए। जैसे दिल्ली सरकार ने बीच में किया था, वो कितना सक्सेसफुल होता है नहीं होता है वो एक अलग चीज है, कि ऑड इवन लागू कर दिया था कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है दिल्ली में दिवाली और ये सब नवंबर वगैरह के आसपास, क्योंकि उसके कई सारे रीजन हैं, सिर्फ दिवाली नहीं है कि पंजाब में वो जलाई जाती है पराली एंड ऑल, और भी कई सारे रीजन हैं। तो गाड़ियों का थोड़ा कम की जाए संख्या, तो जिनका ऑड नंबर है वो एक सर्टेन डेज में बाहर जाएंगे, जिनका इवन नंबर की गाड़ी है 2 4 6 8 वो सर्टेन डेज में बाहर जाएंगे। तो ये एक इनोवेशन है, कुछ लोगों ने मिलकर के सोल्यूशन निकाला, समाधान है, इनोवेशन भी ना कहें तो एक समाधान है, या इनोवेशन है एक नए तरीके का। वर्चुअल रियलिटी, आजकल आप इमेजिन कर सकते हैं कुछ भी और वो आपको दिखेगा भी, वो इतने बड़े ग्लासेस लग जाते हैं उसमें क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। ठीक है ना। फिर आते हैं टू इज इनफ, ये गेम्स हैं अलग अलग तरह के, लेट देम फ्री, उनको एंजॉय करने दो, निकल के मतलब बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका दो नेचर में इधर उधर, है ना, ब्रेक दो बच्चों को, एक्टिविटीज कराओ, ये सब मिल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, अब ब्रेक मिला है जिसमें बच्चा घूम के आए, देखे सुने समझे, चीजों को एक्सप्लोर करे। तो इन सबसे इनोवेशन में बढ़ावा मिलता है, जो कि एक 21वीं शताब्दी का कौशल है। कोलैबोरेशन एक बहुत बड़ा कौशल है, अगर हम 21वीं शताब्दी की बात करें, मॉडर्न डे वर्ल्ड की बात करें, जिसको हम क्या कहते हैं, सहयोग। यानी दुनिया सिर्फ एक व्यक्ति से तो चल नहीं रही है, अगर आप सहयोग नहीं करेंगे कैसे चलेगा। तो आपस में कई बार जब आप देखते हैं बहुत सारे, क्रिकेट की अगर हम बात माने, तो कई लोगों की आपस में नहीं बनती होगी पर्सनली, एक दूसरे को हो सकता है बहुत पसंद ना करते हो, परिवारों में भी ऐसा होता है। लेकिन जब बात परिवार की आती है तो आ जाते हैं साथ कभी कभी, या गेम्स में भी टीम में खेलते हैं, बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना, एक दूसरे के लिए रन बनाने से लेके सारी चीजें करनी है, क्यों, क्योंकि कोलैबोरेशन महत्वपूर्ण है। दुनिया कोई अकेले अकेले व्यक्ति से नहीं चल रही है। अब वो पास वालों के साथ कोलैबोरेट करना है, दूर वालों के साथ कोलैबोरेट करना है, किसके साथ कोलैबोरेट करना है वो आपको देखना है, बट कोलैबोरेशन लगता है ना, टीम स्पिरिट लगती है, जरूरी स्किल है, अच्छी स्किल है। तो सेव द लास्ट वर्ड फॉर मी, ये ऐसे ऐसी कुछ कुछ एक्टिविटीज हैं। चेन गेम हो गया, चेन गेम नहीं समझते थे आप, वो एक दूसरे के साथ पकड़ के, और वो आपने कहानियां सुनी होंगी कि जो अकेले शेर आ जाता था तो खा जाता था, लेकिन झुंड में जब जानवर गए या लोग गए तो वो नहीं कुछ कर पाया उनका, है ना। तो ये क्या है कि साथ में रहना, एकता की इंपॉर्टेंस बढ़ाना, सोशली एक साथ आना लोगों का, डम श्रेड्स खेल के, सर्च टू विन, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट जहां बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज उनको देना, तो उससे कोलैबोरेशन बढ़ेगा, एक दूसरे की मदद करना और साथ में एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाना, क्योंकि हम सब सोशल बीइंग्स हैं। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, बात सही है। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, वो आपने देखा होगा पुराने जमाने में राजा जो है युद्ध करने जा रहे हैं, तो वो भी आसपास के राज्य से लोगों को बुला रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को बुला रहे हैं, भाई तुम भी चलो हमारे साथ, तुम भी चलो, क्यों, क्योंकि कोलैबोरेशन लगेगा। अकेले क्या होता है, एकता में हम शक्ति की बात करते हैं ना। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, संप्रेषण क्या है, संप्रेषण देखते हैं। अगर हम देखें संप्रेषण, तो गाइड फॉर द ब्लाइंड फोल्ड, कम्युनिकेट कर पाए आप। ठीक, इसके अलावा फीलिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ये आप अपनी बेसिकली जो जो आप महसूस कर रहे हैं, ग्रुप्स में बच्चे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक साइलेंस टॉक डे हो के बच्चे जो हैं जेस्चर से समझ रहे हैं, बोलना नहीं है आज किसी को भी, अपनी बात जैसे डम शराड में खेलते हैं लोग, वैसे समझानी है अपने जेस्चर्स के माध्यम से, है ना। ग्रुप्स में बात कर रहे हैं, इमोशंस कैसा वो महसूस करते हैं किसी दिन, वो अपने अंदर की चीजें निकाल रहे हैं, सामने वाले की बात सुन रहे हैं। कम्युनिकेशन यही है ना, अपनी बात सही से कह पाना, दूसरे की बात सही से समझ पाना, बात सही है नहीं है। तो ये सब चीजें कम्युनिकेशन भी महत्वपूर्ण है कि आप किस ढंग से डिलीवर कर रहे हैं, किस ढंग से किसी बात को कह रहे हैं, और कैसे सुन के समझते हैं सही तरीके से। कई लोग हैं उनको कुछ भी कहो वो कुछ का कुछ ही समझते हैं, है ना, तो वो कम्युनिकेशन का ही प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। समझ रहे हो बात को।
फिर आता है आपका आईसीटी लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी। ये भी 21st सेंचुरी स्किल में आता है, तभी आप देख रहे हैं सारे एग्जाम्स में आईसीटी के क्वेश्चन काफी आने लगे हैं, एक्सेप्ट सीटेट। तो आईसीटी लिटरेसी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, बच्चा इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर पाए या उस तक इन्फॉर्मेशन आए टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हाँ, संगठन में शक्ति है, एग्जैक्टली लकी। तो अगर हम बात करें, ये सब मेरी बनाई हुई पीपीटीज है अनुराग, मेरी पीपीटी कोई नहीं बनाता है, मैं बनवाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। कभी हाँ ये होता है कि पुरानी पीपीटी है तो बोल दिया टीम को वो थोड़ा बहुत उसमें वो करने के लिए कि नोट्स वगैरह के लिए किसी को चाहिए या कुछ, बट मैं बनाती तो खुद ही हूँ पीपीटी। तो कई बार अपडेट होती हैं, कई बार नहीं होती हैं, इससे टाइम बच जाता है। मैंने कुछ बैचेस ऐसे भी पढ़ाए कि सिर्फ लिख के ही पढ़ाए व्हाइट बोर्ड पे एंड ऑल, बट वो ऑनलाइन में वो चीज़ उतनी कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि उसमें समय बहुत नष्ट होता है कि आप लिखते ही रहेंगे, ठीक है ना। फिर पिक्चर्स देख के जल्दी समझ में आ जाता है। तो आईसीटी क्या, पीपीटी वगैरह बनाना, वेबसाइट ब्लॉग डिजाइन करना, ये सब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आता है ना। कैसे वर्क करती है, टीच लर्न कॉपी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, एक ऐप डिजाइन करना सीख रहा है बच्चा, ऐसे स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से टीचर पढ़ाना सीख रहा है, तो ये सब आईसीटी का ही प्रयोग है। बहुत बढ़िया। लता कह रहे हैं आप इतना फास्ट बोलते हो, लगता है 2x में लगाया है। हाँ, मेरी एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है इसलिए बाकी लोगों से पढ़ाने में, क्योंकि मेरी स्पीड ज़्यादा है। आजकल तो खैर मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा स्लो ही चलें। ठीक है शिखा, चलिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी यानी लचीलापन और अडेप्ट करना समय के साथ। हम कहते हैं इंटेलिजेंट होने की एक विशेषता ये है कि आप अडेप्ट करना जानते हैं, अनुकूलन आपको आता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ढल जाते हैं, है ना। हमेशा तो आप ढाल नहीं सकते, तो वो आपको देखना है कि कैसे अडेप्ट करना है। अच्छा, दोस्त खराब निकल गए, चेंज करो अप्रोच, नहीं काम कर रही है अप्रोच, दूसरी अप्रोच लाओ, है ना। नए तरीके से देखो कैसे डील करना है। कोई डिसीजन आपको दिखता है ये व्यक्ति ऐसा है, तो आप असेस करते हैं चीजों को, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है यार, ये व्यक्ति नहीं रहा जीवन में, कोई बात नहीं, जाए, सब आपका जीवन अकेले ही है ना, बाकी सब तो मिलेंगे, जो रुक गया वो रुक गया, नहीं रुका नहीं रुका, जाए, है ना। सबकी अपनी एक थॉट प्रोसेस है, सबकी अपनी एक आजादी है, आपकी भी है। तो ये लचीलापन होना चाहिए, चाहे वो एग्जाम में हो कि पूरी मेहनत कर ली, नहीं निकला एग्जाम, तो कुछ और करेंगे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी समाज में इज्जत कम मिलेगी, भाड़ में जाए समाज। भाई आपके जीवन से महत्वपूर्ण तो कोई भी समाज दुनिया में या कोई भी चीज नहीं है ना। तो आपके जीवन पे बात आ जाए कि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ इसलिए किसी ने आत्महत्या कर ली, इतना जरूरी कोई एग्जाम नहीं है, इतना जरूरी कोई इंसान नहीं है, चाहे वो आपके खुद के माता पिता क्यों ना हो। आपका जीवन सबसे पहले है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी की स्किल है कि आप बच्चे में ये बचपन से सिखा पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि दुनिया तो बहुत जालिम, जिसको हम कहते हैं एक तरह से खतरनाक है। आप एक गलती करेंगे वो 5 निकालेंगे। तो ये अडेप्टेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी अगर बच्चे में डेवलप नहीं हुई कि सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना या अडेप्ट कर लेना है, फ्लेक्सिबिलिटी कि अड़े नहीं रहेंगे किसी चीज पे कि ये ना मिला तो दुनिया खत्म हो गई, अब कैसे जीऊं, दिक्कत होगी बट निकलो। पूरी दुनिया बड़ी, 8 बिलियन लोग हैं, अपने जीवन में कोई पर्पस रखो, उसी के लिए जी रहे थे क्या, समझ रहे हो। तो अगर हम देखें यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, लचीलापन, एक तरीका काम नहीं कर रहा, दूसरा, दूसरा नहीं, पांचवा, 10वां। वो कहा जाता है ना कि अगर प्लान ए काम ना करे तो बाकी के जो 25 लेटर्स हैं आपकी डिक्शनरी में, ए टू जेड अल्फाबेट जो है आपका वो ए टू जेड है, तो इन बाकी लेटर्स पे भी तो ट्राई करना है, प्लान बी सी डी ई एफ कुछ तो काम करेगा। तो लचीलापन होना चाहिए व्यक्ति में और अडेप्ट करने की, अनुकूलन की क्षमता होनी चाहिए, ये आपको बच्चों में विकसित करना है। डिफरेंट यूजेस ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स यानी फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी है। आप देखते हैं बाल्टी, जिससे पेंट की बाल्टी आती है घरों में, लोग उसको नहाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, पोंछा लगाने के लिए, और किस लिए भी यूज हो सकती है वो बताओ मुझे, इन सब के लिए यूज करते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। समझ रहे हो बात, ये सब होगा, सब होगा अनुलेखा, टेंशन ना लो। मेकअप अ न्यू गेम, एक नया गेम बना रहे हैं अपने हिसाब से। ऐसे आपने देखे होंगे गांव में कैरम के पीछे कोई गेम बना लेते थे, वो गेम एग्जिस्ट भी नहीं करता, बस बना लिया हमने, हम खेल रहे हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम में कई बार जो टीचर है वो बच्चे बन जाएंगे, बच्चे का रोल टीचर ले लेंगे। शफल, एक जगह से दूसरी जगह चीजें शफल करके, चेंज करके, अच्छा वो नहीं होती जो पर्ची डाल के कुछ कुछ चीजें करते थे कि भाई इसको ये बोलना है, तुम्हारे नंबर पे ये आया है, तो फिर आप वो पर्चियां उछाल के शफल करते थे, मिक्स करते थे, ठीक है ना। हाँ, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। ये कैसे पेड़, मौसम आता है पतझड़ का तो पत्तियां झड़ जाती हैं और फिर से एक नया समय आता है, नई बहार आती है, ऐसे ही इंसान का है। हिम्मत हमको नहीं हारनी है। हाँ, गेहूं रखने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, पापड़ रखने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, आटा दाल चावल रखने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी है कि सिचुएशन के हिसाब, गर्मी आई तो थोड़ा खाने में परिवर्तन कर दिया, कपड़ों में परिवर्तन कर दिया, क्या है ये, अडेप्ट किया है आपने। राजमंत्री चोर सिपाही, एग्जैक्टली वो सब खेलते थे। देखिएगा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इस पे,
द शिफ्ट प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज फ्रॉम, ये सवाल है आपका, आखिरी है, ये सेशन समाप्ति की ओर है। कल का टाइम वही है आपका जो है 7:30 बजे का शाम का। ठीक, हाँ, टीचर्स डे पे फ्लिप हो जाती हैं रूल्स के, बच्चे टीचर बनते हैं, टीचर बच्चे बनते हैं। 16 पर्ची डब, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल आप लोग तो बिल्कुल मेरे टाइप के लोग हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है? देखिए आप, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर्मेटिव टू सबमेटिव, या फिर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्निंग फॉर एग्जाम्स, या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी टू रिजिड। अब आपको हमेशा क्वेश्चन करते हुए एक चीज देखनी होती है कि क्या ये बात बच्चे के पक्ष में है या नहीं है, क्या ये बात बच्चे के पक्ष में जा रही है या नहीं जा रही है। ये ऑप्शन बच्चे का पक्ष महत्वपूर्ण है अनटिल अनलेस, जब तक वहां नॉट ना लिखा हो, ठीक है ना। हाँ रीना, वो एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म आप अलग अलग भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी सेम ही रहती है। द शिफ्ट प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सभी लोग ए जवाब दे रहे हैं, जो कि बहुत ही समझदारी की भी बात है। एक ही ऑप्शन है जो बच्चे के पक्ष में है, चाइल्ड सेंटर्ड है, बाकी सब बच्चे के पक्ष में नहीं है, विपक्ष में ही है बाकी के तीनों ऑप्शन। और ये तीनों उल्टी बातें कही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, ये ले जा रहे हैं इसको, ऐसे ऑप्शंस दिए हैं ताकि आप भटक सकें। तो स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन की बात हो, ये तरीका काम नहीं किया, ये किया कि बच्चा लिख के नहीं बता पा रहा, बोल के सुना दे, किसी को कोई टास्क, किसी को कोई टास्क, तो मानकीकृत नहीं कि सिर्फ स्टैंडर्डाइज, जो कह दिया वो कह दिया, चेंजेस लाए जाएं, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी एक अप्रोच नहीं, दूसरी दूसरी पांचवी, 50 तरीके होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, चाहे वो जांचने की तकनीक हो, असेसमेंट का तरीका हो, बच्चों को पढ़ाने का तरीका हो, मल्टीपल तरीके से पढ़ाओ ना, एक ही तरीका थोड़ी कि बस बोर्ड पे लिखते रहेंगे हम, और 1 घंटे में से आधा घंटा सिर्फ लिखने में चला गया टीचर का, तो वो पढ़ा तो ज्यादा सकता था। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लिख के पढ़ा रहा है तो वो गलत है भाई, पुराने टीचर्स की अप्रोच अलग है, कई लोग पढ़ाते हैं लिख के, अडेप्ट नहीं कई बार टेक्नोलॉजी के साथ करना चाहते हैं, या उनका तरीका वही है, तो एक अलग बात है, बट वो भी एक तरीका, ये भी तरीका है, ठीक है ना शिखा। तो अगर हम देखें तो स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, मानकीकरण से लचीलेपन की तरफ जाना है, फॉर्मेटिव टू सबमेटिव नहीं है, सबमेटिव टू फॉर्मेटिव है, योगात्मक मूल्यांकन जिसको हम कहते हैं, जब आप मूल्यांकन का चैप्टर पढ़ेंगे, यानी सिर्फ जजमेंट या नंबर नहीं देखना है, एक्टिविटी बेस्ड, रचनात्मक, कुछ क्रिएटिव, कुछ डिफरेंट, एक्टिविटी बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे में होनी चाहिए, ना कि लर्निंग फॉर एग्जाम्स। ये उल्टा लिखा होता तो सही हो जाता कि लर्निंग फॉर एग्जाम्स टू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, के बच्चे का संप्रत्य या उसका कॉन्सेप्ट बेहतर हो, सबमेटिव टू फॉर्मेटिव लिखा होता तो सही हो जाता, रिजिडिटी टू मल्टी डिसिप्लिनरी या फ्लेक्सिबिलिटी लिखा होता तो सही हो जाता। ये कह रहे हैं मल्टीपल डिसिप्लिन, बाकी सब्जेक्ट्स को बहुविषयकता, अलग अलग सब्जेक्ट को कनेक्ट करके पढ़ाना, है ना, अलग अलग आयामों को पढ़ाना, तो मल्टी जहां लिखा हो वो अच्छा ही होता है पेडागोजी में। भर लो राजेश्वरी फॉर्म, अगर रिजल्ट आ गया है तो। चलिए, अब कोई भी सवाल हो आपका इसके अलावा, तो मानकीकृत यानी जो पहले से पैटर्न चला आ रहा है उस फिक्स पैटर्न को फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ लेकर के जाएं, ये बात जो है आज हुई है, ठीक है जी। और कोई दिक्कत अभी, ये चलेगा चलेगा टॉपिक, अभी हम नेक्स्ट क्लास में भी इसको पढ़ रहे होंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तसल्ली से पढ़नी है ताकि इसके कॉन्सेप्ट्स को हम पकड़ पाए, ठीक है, लगभग सेम बात है, डिसिप्लिन को जोड़ना, चाहे वो मल्टीपल डिसिप्लिन हो, इंटरडिसिप्लिनरी में भी हम लगभग वही करते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। बहुत बढ़िया अंजलि, आपके इसमें ना सीटेट क्वालिफाइड है, अलक्युमा कह रही हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ठीक तो है शिखा, कोई दिक्कत? ऑफलाइन बैच बैच कब लॉन्च होगा? टीजीटी के भी ऑफलाइन बैचेस हम लाएंगे, जल्दी बताएंगे आपको, बहुत जल्द, आजकल मैं बता भी दूंगी। तो अगर हम बात करते हैं, अब किसी का कोई डाउट हो, कुछ हो मन में, फटाक से पूछ लो इसके बाद, क्योंकि मैं जिम निकलूंगी और आप मुझे बताएंगे क्या सवाल आपके मन में। गुड टू सी यू अगेन, जॉइन द बेस्ट टुडे, यस मैम, अरे बहुत बढ़िया यस मैम, वेलकम है आपका। ये वाई से जिन भी लोगों के नाम होते हैं मुझे याद रहते हैं, क्योंकि कम ही लोगों के नाम होते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम योशा है। ओ, थैंक यू आराधना। हाँ, ये मैं थोड़ा क्लासेस में अवॉइड करती हूँ डेनिम शर्ट्स, बाकी तो ठीक ही है। लगभग सेम बात है पूनम, वो हर जगह सेम तरह से यूज हो जाते हैं इंटरचेंजेबली। बहुत बढ़िया पल्लवी, कॉग्निटिव डोमेन बता दो, वो अलग से आएगा आपका, अभी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो अलग अलग टॉपिक में पढ़ने हैं आपको। कॉग्निटिव में दिमाग का इस्तेमाल जो भी है, सोचना, समझना, सीखना, जानना, चीज़ों को याद रखना, इमेजिन करना, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज भी आपकी कॉग्निशन से जुड़ी हुई है, तो ये सब चीज़ें। दी नाइट शिफ्ट भी होती है जिम की, प्रियल कह रहे हैं।
हाँ, मतलब कायदे में तो मेरा जिम है जो 24/7 खुलता है, बट यहाँ पे ये वाला नहीं खुलता है। बहुत कम है, वो कुछ एरियाज़ में खुलते हैं। तो 24/7 है ऑफ कोर्स। अभी तो एक तो 11 बजे तक होता है ओपन। तभी तो मैं भाग-भाग के जाती हूँ कि आधा घंटा 45 मिनट। आईसीटी का टॉपिक कराएँगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइकोमोटर आपकी एक्टिविटी करने से संबंधित है कि आप लैब में कुछ बना रहे हो, तो आप फिज़िकली भी एक्टिव हो वहाँ। ये स्पोर्ट्स वाला एस्पेक्ट है, तो दिमाग और फिज़िकल बॉडी दोनों यूज़ हो रहे हैं। ठीक है? हाँ, पूछा जा सकता है दिवाकर, वो मैं डलवा दूँगी। चलिए, नहीं नोट्स आपको मिल जाएँगे, लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। किसी का बहुत मन करता है, लिख के समझ में आता है तो आप लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मैंने दोनों ऑप्शन आपको दे दिए हैं। चलिए, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी। कब मिलेंगे? कल मिलेंगे शाम को 7:30 बजे। यही टॉपिक अपना कंप्लीट करेंगे। अगर कल तो हो जाना चाहिए, है ना? चलिए, टेक केयर, बाय-बाय। देखो कोऑपरेशन कोलैबोरेशन में पहले भी मैंने बताया, कोऑपरेशन में सहयोग ज़्यादा होता है, डिपेंडेंसी होती है एक-दूसरे पे ज़्यादा। कोलैबोरेशन में इंडिपेंडेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, कि हाँ, हम एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं लेकिन अपना-अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। कोऑपरेशन में सामने वाले के लिए भी इंसान थोड़ा-सा ज़्यादा सहयोग उसमें इन्वॉल्व्ड है। ठीक है ना? हाँ, वो मैं करा दूँगी दिवाकर, टेंशन ना लो। चलिए, टेक केयर, बाय-बाय।